मार्दे खामोशी में लिपटी हुई इस पुरस्रार जगह पर जहां धुंध का समंदर हर समत फैला था और वक्त का बहाव खुद रुक सा गया था। क्लाइन मोरकियटी जो अब दी फोविल की हैसियत से इस मुकद्दस मकाम पर बैठा था, एक बार फिर रोज़ील के डायरी पेजेस की तरफ झुका हुआ था। इसने ताज़ा तरीन सफ़ा पलटा ही था कि इसकी नज़रों का बहाव एकदम रुक गया। आखिरी सतर पर वो ठहर गया जैसे किसी ज़ोरदार ख़याल ने इसके अंदर गूंज पैदा की हो। इसे अंदाज़ा हुआ कि इस सफ़े पर मज़ीद कुछ नहीं था, कोई नया राज, कोई नई शय, कोई नए वाक़यात का तसलसल नहीं। सफ़ा बस वहीं ख़त्म हो जाता था, यूं जैसे किसी ने उजलत में लिखना रोक दिया हो या किसी खौफनाक चीज़ ने कलम राकवा दिया हो। लेकिन असल बात यह थी कि जो कुछ रोज़ील पहले ही लिख चुका था वो इतना हौलनाक था कि इस कमी ने मज़ीद तशवीश बढ़ा दी। क्लाइन का ज़हन बार बार इस बयान पर लूट रहा था जहां रोज़ील ने उन बयानडर मखलूक़ात की बात की थी जो एक जगह जमा हो रही थीं। वो मखलूक़ात जिनमें ज़हानत नहीं होती, जिनसे बातचीत मुमकिन नहीं, जिनमें जुनून और पागलपन पैदाइशी होता है। वो इफ़रीत जो काबू से बाहर समत बेरब्त होते हैं। लेकिन रोज़ील ने देखा था कि वो सब एक जगह जमा थे और किसी नामालूम हस्ती की इबादत कर रहे थे। ये ख़याल क्लाइन की रीढ़ की हड्डी तक सर्दी दौड़ा देता था। वो मखलूक़ात जो इंसान की ज़बान तक नहीं समझ सकती, वो किसी ऐसी हस्ती के सामने सर झुका रही थीं जिसका नाम तक इंसानों ने नहीं जाना। ये बात इतनी पुरस्रार और इतनी खौफनाक थी कि इसे लगा जैसे इस सफ़े के पीछे कई और सफ़हात गुम थे, ऐसे सफ़हात जो शायद रोज़ील लिखने से डर गया था। क्लाइन ने सोचा काश रोज़ील इस नामालूम जज़ीरे के कोऑर्डिनेट्स लिख जाता, लेकिन शायद बेहतर हुआ कि इसने नहीं लिखे, क्योंकि अगर वो लिख भी देता तो क्लाइन के पास अभी इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस जगह कदम रखे। वो जानता था कि अगर वो अब गया तो शायद जिंदा ना लूटे, और अगर लूट भी आया तो शायद पहले जैसा ना रहे। इसने अपने आप से कहा कि कम अज़ कम सीक्वेंस 4 पर पहुंचे बगैर वो कभी इस जज़ीरे की समत भी नहीं देखेगा। वो जगह सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक राज था, एक फिनसाया हुआ तानाबाना जिसमें दाखिल होकर निकलना शायद मुमकिन ना होता। इसी दौरान हरमैट कैप्टन कीटलिया ने सवाल किया, और सवाल भी सीधा दी फोविल से, क्या रोज़ील किसी कदीम और इंतहाई खुफिया तंजीम का हिस्सा था? ये सवाल सुनते ही मेज़ के गिर्द बैठे कई लोग चौंक गए, क्योंकि उन्हें याद आया कि दी फोविल ने पहले भी एक ऐसी तंजीम का जिक्र किया था जिसका नाम लेना ही खतरनाक था। एक ऐसी तंजीम जो सुनने वाली थी, देखने वाली थी, और जिसका नाम ज़बान पर लाना खुद इसे खबरदार करने के मुतरादिफ था। क्लाइन ने बगैर हिचकिचाए धीमे मगर वाज़े लहजे में जवाब दिया, हाँ। सिर्फ एक लफ्ज़, मगर इस लफ्ज़ में हज़ारों भेद छुपे हुए थे। इस जवाब ने हर शख्स के दिल में सवालों की नई गिरहें बांध दें। ज़बरदस्त, पुराना, ताकतवर और ममनू, ये सब अल्फाज रोज़ील के शान लगते थे, और अब ये राज सामने आ रहा था कि वो वाकई ऐसी ही किसी तंजीम से वाबस्ता रहा था। क्लाइन ने खुद को इस लम्हे अंदर से तंबी की कि कीटलिया के सवाल बज़ाहिर सादा होते हैं, मगर उनके पीछे गहरी समझ और दूर तक पहुंचती हुई मालूमात होती है। वो डायरी के वो सफ़हात मांगती है जिनमें वो अंधेरों और राज़ों का बोझ छुपा होता है। इसे यकीनन अंदाज़ा होगा कि कौन सा सफ़हा कब और किस मकसद के लिए ज़रूरी है। क्लाइन ने गुफ्तगू का रुख बदलते हुए नर्म आवाज़ में कहा, अब की बारी है। कीटलिया ने इस बात में सर हिलाया और अपनी नज़रें फोर्स दी मैजिशियन पर मरकूज कर दें। फोर्स इब्तिदा में चौंक गई क्योंकि कीटलिया ने कहा, मुझे अब्राहम ख़ानदान के बराह रास्त वारसीन के बारे में मालूमात चाहिए। 1000 पाउंड। फोर्स की आंखों में खौफ और जेजेका दोनों आए, क्योंकि इसे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि कीटलिया जानती है कि फोर्स का अपना उस्ताद इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन फोर्स की वफ़ादारी, इसकी इखलाक़ी बुनियादें, इसकी ज़िंदगी में वो चंद लोग जिन्होंने इसे सच्ची मोहब्बत और सच्ची खैरख़्वाही दिखाई, वो सब इसे एक ही बात की इजाज़त देते थे, वो अपने उस्ताद की कोई राज फ़रोख्त नहीं करेगी, चाहे कीमत जितनी भी हो। इसने गहरी सांस ली और नर्म लहजे में पूछा, अब उन्हें क्यों ढूंढ रही है? कीटलिया का जवाब संजीदा और भारी था, मुझे मिस्टर डोर के बारे में मालूमात दरकार हैं और शायद ताउन का इम्कान भी। अब पैगाम पहुंचा दें, आगे कबूल करना आना करना उन पर है। सिर्फ पैगाम पहुंचाने के 350 पाउंड दूंगी, और अगर वो काम कबूल करें तो बाकी 650
فورس نے ایک لمحے کو سوچا، صرف ایک لمحہ، پھر کہا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اس نے ہاں کہی، اس کے ذہن میں خیالات کا طوفان اٹھا، مسٹر ڈور ابراہم خاندان اور اس کا استاد۔ وہ تو ابھی تک نہیں جانتا تھا کہ فورس کو اس کے اصل تعلق کا پتہ چل چکا ہے۔ اسی دوران ایڈر دی جسٹس نے خاموشی سے اپنے دوست کے لیے خوشی محسوس کی۔ آخرکار فورس کے پاس پیسہ آ جائے گا اور وہ اپنے قرضوں سے آزاد ہو سکے گی۔ مگر اس خوشی کے ساتھ ایک دباؤ سا بھی آ گیا، فورس کی سطح بڑھ چکی تھی اور اب ایڈر کو بھی تیزی سے ترقی کرنا ہوگی۔ اسی لمحے ایلیجر دی ہنگڈ مین نے آگے بڑھ کر کہا کہ اس کے پاس تلسماتی چامٹری کا سراغ ہے۔ اس نے بتایا کہ 2 ہفتوں میں وہ اس پھل کو حاصل کر سکتا ہے۔ ایڈر کی خوشی اتنی زیادہ تھی کہ وہ قیمت پوچھنا بھی بھول گئی۔ اس کے دل میں امید کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ پہلی بار اسے لگا کہ وہ بھی جلد اپنی قوت کو نئی سطح پر لے جا سکتی ہے۔ گفتگو مزید آزادانہ ہو گئی تو ڈیرک لٹلسن نے خوشی میں بتایا کہ وہ اب نوٹری بن چکا ہے۔ ایلیجر نے پہلے تو چہرہ ہاتھ سے چھپانے کی خواہش کی، مگر فوراً ہی اسے نصیحت اور رہنمائی دینے لگا۔ اس نے طاقت کے استعمال، معاہدوں کی پابندی اور خطرات سے بچنے کے طریقے سمجھائے۔ ڈیرک کے دل میں ایلیجر کے لیے عزت اور بڑھ گئی۔ اس کے لیے دی فوول سب سے بلند تھا، مگر دی ورڈ مثالی اور دی ہنگڈ مین سب سے قابل بھروسہ۔ آخر میں ایمیلین دی مون نے اپنی کامیابی فخر سے پیش کی۔ اس نے ایک خوفناک آمون پپٹ میز پر ظاہر کیا اور پوچھا، کیا کوئی جانتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ کیٹلیا نے فوراً پہچان لیا، یہ ایک ممنوعہ چیز تھی، صدیوں کے خونی رسم سے بنی ہوئی۔ اس نے ایمیلین کو خبردار کیا کہ یہ خطرناک ہے اور اسے فوراً بزرگوں کے حوالے کرنا چاہیے۔ ایمیلین نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اس کو شکست دی ہے۔ وہ مر گئی، میں زندہ ہوں۔ سب نے اس کی خود پسندی نوٹ کی، مگر ساتھ ہی حیرت بھی ہوئی۔ پھر جب کیٹلیا نے پوچھا کہ اس نے یہ سب کیسے کیا، اس نے چند لمحے ہچکچانے کے بعد سیدھا دی فوول کی طرف دیکھا اور بولا، مجھے مدد مسٹر فوول نے دی تھی۔ جیسے ہی یہ الفاظ گرے، پورے حال میں ایک سنجیدہ سکوت پھیل گیا۔ ہر شخص کی نگاہ احترام میں جھک گئی، کیونکہ دی فوول کی مداخلت ہمیشہ غیر معمولی ہوتی تھی۔ یوں اس دن کی ملاقات ختم ہوئی، مگر ہر شخص کے دل میں سوالات کی نئی گونج، رازوں کے نئے دروازے اور مستقبل کی ایک نئی دھند جنم لے چکی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلا قدم کیا ہوگا، لیکن سب جانتے تھے کہ دی فوول کی رہنمائی میں ہر راز ایک دن ضرور بے نقاب ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی گہرا، کتنا ہی پرانا یا کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو۔